नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमकुम पांडे, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय औरैया, उत्तर प्रदेश आयुष संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी, माननीय विशेष सचिव जी एवं माननीय आयुर्वेदिक निदेशक जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने जन जागरूकता हेतु आयुष संवाद जैसे मंच पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी का समय चल रहा है। इस वैश्विक महामारी के आगे जहां पर विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वहीं पर आयुर्वेद इसके सामने एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा रहा। आयुर्वेद ने ना बल्कि अपने आप को यहाँ पर सिद्ध किया है, बल्कि हजारों लाखों जनमानस को इस गंभीर समस्या से बाहर भी किया है। ऐसे समय में एक जो शब्द था जिसको सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहा, वो था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व के नाम से जानते हैं। व्याधि क्षमत्वम, व्याधि बल विरोधित्वम, व्याधि उत्पादकम, प्रतिबंधकत्वम इति यावत। व्याधि क्षमत्व को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला तो व्याधि बल विरोधित्व, अर्थात वो क्षमता जो व्याधि के बल का विरोध करती है। अर्थात अगर आपको कोई व्याधि हो गई है, कोई रोग हो गया है, तो उसका प्रतिकार करने की जो क्षमता होती है उसे हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत, अर्थात व्याधि को जो उत्पन्न होने ना दे वो क्षमता, अर्थात शरीर की वो क्षमता जो व्याधियों को हम तक ना पहुंचने दे, वो भी व्याधि क्षमत्व कहलाती है। हमारा बल व्याधि क्षमत्व प्रदान करता है। बल 3 प्रकार का होता है, इसे हम त्रिविध बल के नाम से जानते हैं: सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल माता पिता के शुक्र और शोणित के द्वारा संतानों में आनुवांशिक रूप से परिलक्षित होता है। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान और उनकी संतान और उनकी संतान इस सहज बल से युक्त हों, तो आपको आज से ही आयुर्वेद का अनुसरण करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अपनी आहार, विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या को नियंत्रित करना चाहिए। जो भी आपका शारीरिक और मानसिक बल है वो निश्चित तौर पर आपकी संतानों को उपहार स्वरूप प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होगा और वही उनका सहज बल बनाएगा। अब आता है कालकृत बल। जैसा कि इसका नाम है कि काल यानी कि समय के अनुसार जो बल होता है, जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम कालकृत बल कहते हैं। इस कालकृत बल को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा ऋतु के अनुसार जानना होगा। ऋतु के अनुसार जो हमारा बल बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, वही कालकृत बल होता है। ऋतुएं आयुर्वेद के अनुसार 6 होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इनमें से जो शिशिर यानी कि शीत ऋतु होती है, वहाँ से वसंत ऋतु और उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु आती है, इन तीनों ऋतुओं को हम आदान काल कहते हैं। आदान काल का तात्पर्य है कि हमारा बल क्षीण होता जाता है। शिशिर से लेकर ग्रीष्म तक आते आते प्राकृतिक तौर पर हमारा बल लगातार क्षीण होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य की किरणें लगातार शिशिर से ग्रीष्म तक आते आते बलवान होती जाती हैं। और ये सूर्य प्राणियों के बल को स्वाभाविक तौर पर क्षीण करता रहता है, और इसीलिए शिशिर के प्रारंभ में हमारा जो बल है, प्राकृतिक बल है, वो सर्वाधिक होता है, श्रेष्ठ होता है। उसके बाद वसंत ऋतु में ये मध्यम बल में आता है और ग्रीष्म के अंत तक आते आते सबसे ज़्यादा अल्प बल हो जाता है। इसके बाद की 3 ऋतुएं हैं वर्षा, शरद और हेमंत। इन 3 ऋतुओं को हम विसर्ग काल के नाम से जानते हैं। इनमें ऋतुओं में लगातार प्राणियों का बल धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि ग्रीष्म के अंत तक आते आते हमारा जो प्राकृतिक बल क्षीण हो गया था, अल्पतम हो गया था, वो वर्षा के प्रारंभ में भी अल्पतम था, और वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए शरद में मध्यम बल हमने प्राप्त किया, और उसके बाद हेमंत ऋतु के अंत तक आते आते हमारा बल सर्वाधिक हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम पूरे वर्ष की ऋतुओं का आकलन करें तो हेमंत के अंत में और शिशिर के प्रारंभ में
बल सर्वश्रेष्ठ होता है। शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में हमारा बल मध्यम बल होता है और वर्षा के प्रारंभ में और ग्रीष्म के अंत वाले ऋतु में हमारा बल सबसे अल्प होता है। ये ऋतु के अकॉर्डिंग जो बल हमारा घटता बढ़ता रहता है, यही कालकृत बल है। इस बल को उत्कृष्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऋतु के विपरीत अपना आहार विहार रखें। हर ऋतु के एक अपने लक्षण होते हैं, उनमें प्रकोपित होने वाले दोष अलग अलग होते हैं। इसीलिए हमारा खान पान और हमारा आहार विहार इन ऋतुओं के अनुसार बदलते रहना चाहिए। हर ऋतु के अंत में और आने वाली ऋतु के प्रारंभ में जो 7 दिन पहले वाली ऋतु के अंत का और आगे आने वाली ऋतु के 7 प्रथम दिन ये ऋतु संधि कहलाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमें अपनी आहार विहार दिनचर्या को इस ऋतु संधि के अनुसार स्विच ओवर करना होता है, दूसरी ऋतु के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे कि शिशिर ऋतु में हम अपना आहार विहार शिशिर ऋतु के अनुसार रखते हैं। जब ये शिशिर ऋतु से हम वसंत ऋतु में प्रवेश करते हैं तो हमें अपना आहार विहार भी शिशिर के जो पहले विपरीत लेते रहे हैं उससे बदल करके वसंत ऋतु के अनुसार करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उन ऋतुओं में जो संबंधित दोष प्रकोपित हैं उनसे जनित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। शिशिर ऋतु में प्राकृतिक तौर पर हमारी जठराग्नि जो उदर अग्नि होती है, जो हमारे आहार का पाचन करती है, जो हमारे पाचन तंत्र का मूलभूत आधार है, वो सर्वाधिक होती है। पाचन क्षमता अच्छे होने के कारण जो भी हम उस ऋतु के अनुसार खान पान कर रहे थे उसकी वजह से शिशिर ऋतु में कफ का संचय होने लगता है। धीरे धीरे बसंत ऋतु आते आते ये कफ प्रकोपावस्था में आ जाता है, प्रकोपित हो जाता है। इसीलिए वसंत ऋतु में कफ से संबंधित व्याधि होने की संभावना सर्वाधिक होती है। और जैसे जैसे वसंत से हम ग्रीष्म ऋतु की ओर प्रवेश करते हैं तो सूर्य की किरणों के प्रबल होने के कारण ये कफ पिघलने लगता है और धीरे धीरे ग्रीष्म आते आते इस कफ का प्राकृतिक तौर पर ही शमन हो जाता है। कफ के शमन के साथ साथ ही ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होने लगता है और ग्रीष्म के आगे आने वाली ऋतु जो कि वर्षा ऋतु है, आते आते वात का प्रकोप हो जाता है और ग्रीष्म के आगे आने वाली जो ऋतु है वर्षा ऋतु तक आते आते इस वात का प्रकोप हो जाता है। वर्षा की अगली आने वाली जो ऋतु है वो शरद ऋतु है और शरद ऋतु में इस वात का प्राकृतिक तौर पर शमन होना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह वर्षा काल में ऋतु के अम्लीय भाव होने के कारण पित्त का संचय होना प्रारंभ हो जाता है और उसके आगे आने वाली ऋतु में यानी कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है और उससे आगे आने वाली ऋतु में पित्त का प्राकृतिक तौर पर शमन होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि दोषों का संचय अगर एक ऋतु में प्रारंभ होता है तो उसकी अगली अवस्था में वो दोष इकट्ठे होकर प्रकोपावस्था में पहुंच जाते हैं और उसकी आने वाली अगली ऋतु में ये स्वयं ही शमन होते जाते हैं। और अगर हम इन दोषों के प्रकोप के अनुसार और ऋतु के अनुसार अपना आहार विहार नहीं रखते हैं तो हमें इन दोषों से संबंधित व्याधि होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि हम चाहते हैं कि पूरे वर्ष हमारा जो बल है वो ऋतु के अकॉर्डिंग अच्छा बना रहे और हम व्याधियों से दूर रहें, तो इस ऋतु के अनुसार आहार विहार को समझना बहुत ही आवश्यक है और यही जन्म देता है हमारे कालकृत बल को। इसके अलावा जो बाल्यावस्था होती है उसमें प्राकृतिक तौर पर हमारा जो धातुएं हैं परिपुष्ट नहीं हो पाती हैं तो हमारा व्याधि क्षमत्व थोड़ा कम होता है। युवावस्था आते आते ये व्याधि क्षमत्व अपने उच्चतम स्थिति में होता है और फिर वृद्धावस्था आते आते जैसे जैसे हमारी धातुएं क्षीण होती हैं ये बल भी प्राकृतिक तौर पर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। तो इसीलिए ऋतु के साथ साथ ये जो वय है हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इनको भी ध्यान में रखकर हमारा आहार विहार होना चाहिए। सबसे पहले युक्तिकृत बल में जो मुख्य घटक है वो है आहार। उचित और हितकर आहार लेना आयुर्वेद में बहुत आवश्यक है। पथ्य पथो अनपेतम यद्यत चोक्ता मनसा प्रियम, अर्थात
वो आहार जो आपके पथ यानी कि आपके आहार पथ के अनुसार हो, उसके लिए हितकर हो, आपके शरीर के लिए हितकर हो और आपके मन के भी प्रिय हो, वो पथ्य कहलाता है। पथ्य आहार का सेवन बहुत आवश्यक है आपके शारीरिक बल के लिए। जितना आवश्यक इस पथ्य और हितकर आहार को लेना है, उससे भी अधिक आवश्यक है उसके सही समय पर लेना। भोजन का उपयुक्त काल क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद इस भोजन काल को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि एक सही समय पर सही मात्रा में सही भोजन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए आहार विधि विशेषायतन का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। विभिन्न आचार्यों ने आहार विधि विधान को पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। आयुर्वेद में बच्चों का जो लेहन कर्म होता है, जो स्वर्ण प्राशन कर्म होता है, ये भी इस युक्तिकृत बल के अधीन आता है। बच्चों में भी व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के औषधियों का सेवन कराते हैं। बचपन से ही उनको लेहन कर्म और स्वर्ण आदि प्राशन करवाते हैं। इससे उनका व्याधि क्षमता बढ़ता है और ये भी युक्तिकृत बल की श्रेणी में आता है। आहार के बाद दूसरा घटक आता है व्यायाम। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी। शरीर की वो चेष्टा अर्थात वो फिजिकल एक्टिविटी जो आपका स्थैर्य उत्पन्न कर रही है, बॉडी में स्टेमिना ला रही है, पावर ला रही है, उसको हम व्यायाम कहते हैं। ये व्यायाम कोई भी हो सकता है। आजकल बहुत तरीके के व्यायाम प्रचलित हैं। आप उनमें से कोई भी व्यायाम जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसको प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है। ये व्यायाम आपके शरीर में लघुता उत्पन्न करते हैं, हल्कापन लाते हैं, आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं और इसके अलावा कर्म सामर्थ्य अपने कार्य में क्षमता को बढ़ाते हैं, आपकी स्टेमिना, आपकी पावर को इन्हांस करते हैं। तो इसलिए डेली फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी वर्तमान जो इरा है, इस समय हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी है। हम एक जगह बैठकर अपना काम करते हैं, सारा का सारा हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, मोबाइल और लैपटॉप का युग है। ऐसे समय में हमारा जो शारीरिक क्रियाएं थी वो काफ़ी कम हो चुकी हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो चुकी हैं। ये व्यायाम उतना ही आवश्यक है जितना एक उचित रूप में, उचित मात्रा में, उचित समय पर आहार लेना। आहार और विहार दोनों अलग पार्ट हैं और दोनों ही अपने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हितकर भोजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये गलत है। और अगर आप कोई अच्छे से व्यायाम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में लग्न हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी आहार ले सकते हैं। ये दोनों ही घटक अपने में अलग हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। आपको व्यायाम और आहार को साथ में लेकर चलना बहुत आवश्यक है आपके शारीरिक बल के लिए। आचार्यों ने आयुर्वेद की संहिताओं में दिनचर्या में व्यायाम को एक महत्वपूर्ण अंग माना है, यानी कि प्रतिदिन व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक अंग है। विहार में व्यायाम के साथ साथ और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो भी इसी में आती हैं। जैसे कि वेग धारण करना, जो हमारे प्राकृतिक वेग हैं, जैसे मल, मूत्र, छींक, तृष्णा, क्षुधा, प्यास आदि, इनको धारण नहीं करना चाहिए। इनको धारण करने से बहुत सारे व्याधियों का जन्म होता है। इसके साथ साथ दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, इन सब चीज़ों को भी आयुर्वेद में मना किया गया है। ये भी विहार के अंतर्गत ही आती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमें करनी चाहिए उनका भी आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन है, और जिनको हमें नहीं करना चाहिए उनका भी आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन है। और अब अंतिम घटक की बात करते हैं, औषध। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि संसार में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको हम औषधि की तरह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम युक्तिपूर्वक प्रयोग करें तो विष भी हमारे लिए अमृत के समान हो जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ ऐसी वर्णित हैं जिनमें विषों का, वत्सनाभ जैसे विषों का प्रयोग किया गया है और वो हमारे लिए प्राणधारक की तरह काम करती हैं। और यदि अविधि पूर्वक यूज़ किया जाए तो भोजन भी हमारे प्राणों को हरने में सक्षम होता है। अगर हम विधि पूर्वक और मात्रा पूर्वक यूज़ करें तो जल भी हमारे लिए एक औषध है, आहार भी हमारे लिए औषध है,
और बहुत सारी अच्छी औषधियाँ अगर हम युक्तिपूर्वक उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत सारे व्याधियों को जन्मदात्री बन जाती हैं। इनके अलावा आजकल बहुत सारी औषधियों के नाम बार बार सामने आते हैं जो हमारे लिए किसी अमृत के समान नहीं हैं, उनसे कम नहीं, जैसे कि गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, वचा, गुग्गुल, हरीतकी। ये सभी औषधियाँ रसायन होती हैं। रसायन वो औषधियाँ हैं जो उत्कृष्ट धातुओं की हमें प्राप्ति करवाती हैं और हमें बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती हैं और ये अमृत के समान हमारी शरीर के लिए कार्य करती हैं। और अंत में महर्षि चरक के इस वाक्य के साथ मैं समाप्त करूंगी कि आयुर्वेदो अमृता नाम श्रेष्ठम, अर्थात में भी अमृतों का वर्णन है वेदों में, पुराणों में, उन सभी में आयुर्वेद सर्वसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए आयुर्वेद को अनुसरण करते रहिए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में लगातार प्रयासरत रहिए। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।